हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर 5 ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शियल आर्ट, द पारंपरिक गेम्स, खेल और युद्ध कला। प्राचीन समय में जो युद्ध कलाएँ होती थी और जो गेम्स होते थे उनके बारे में। ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शियल आर्ट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर। जो पारंपरिक गेम्स है, खेल है और जो युद्ध कला है वो भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है, हिस्सा है। ए मार्शियल आर्ट कंसिस्ट ऑफ एन आर्ट फॉर्म कंसर्न विद वार। जो मार्शियल आर्ट होती है, युद्ध कला होती है, वो युद्ध से ही संबंधित होती है। मैनी ऑफ द मार्शियल आर्ट वी नो टूडे। आजकल हम बहुत सी मार्शियल आर्ट युद्ध कलाएँ जानते हैं। ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम एसेंट वार स्किल, जो प्राचीन युद्ध कौशल से ऑर्गेनाइट हुई है, मतलब वहाँ से निकली है, वहाँ से मिली है हमें। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शियल आर्ट इन इंडिया। भारत में कई तरह के अलग अलग प्रकार के पारंपरिक गेम्स है, खेल है और मार्शियल आर्ट्स है। डिफरेंट गेम्स एंड मार्शियल आर्ट इवॉल्व इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग गेम्स और जो युद्ध कलाएँ हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से विकसित हुई है। इवॉल्व मतलब विकसित होना। दे आर एम टू इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इनका मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास करना है। जो मार्शल आर्ट है, ट्रेडिशनल गेम्स है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को विकास करना है उसको। अब जो ट्रेडिशनल गेम्स है वो है गिल्ली डंडा। दिस इज एन आउटडोर गेम्स वेरी पॉपुलर इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ इंडिया। यह एक घर के बाहर खेले जाने वाला गेम है जो कि भारत में के अलग अलग छोटे छोटे कस्बे और गाँव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। इट रिक्वायर वेरी सिंपल, यह बहुत ही साधारण गेम है, एंड इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट, और इसमें जो उपकरण होते हैं वो सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। एंड कैन बी प्लेड इन एनी ओपन एरिया, और इसको कहीं भी खुले एरिया में खेल सकते हैं, खुली जगह में। इट इज़ प्लेड विद द फॉलोइंग, यह खेला जाता है। एक गिल्ली होती है इसमें, विच इज ए स्मॉल वुडन सिलेंड्रिकल पीस, जो क्या होती है, एक लकड़ी की, छोटी सी लकड़ी का एक सिलेंड्रिकल शेप का, जो सिलेंडर की शेप होती है ना, इस तरह का एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है, और शार्पन लाइक ए पेंसिल, और पेंसिल की तरह उसको फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से पेंसिल के जैसे उसको शार्प किया जाता है, उसको छिला जाता है दोनों तरफ से। ए डंडा विच इज ए लॉन्ग वुडन स्टिक, और जो डंडा होता है वो लकड़ी की एक लंबी छड़ी होती है। ए स्मॉल बोट शेप्ड होल इन द फील्ड, और जो जहाँ पे खेलते हो, जिस एरिया में जहाँ पे आप खेल रहे हो वहाँ पे एक नाव के जैसा, बोट शेप नाव के जैसा एक होल बनाया जाता है, एक छेद किया जाता है ग्राउंड के अंदर। तो इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है गिल्ली डंडा खेलने के लिए। अब इंडिविजुअल कैन प्ले द गेम और टीम कैन बी मेड, मतलब इस गेम को खेलने के लिए आप टीम भी बना सकते हो और अलग अलग भी खेल सकते हो एक एक करके। अब फर्स्ट है द प्लेयर प्लेइंग फर्स्ट प्लेसेस द गिल्ली अक्रॉस द होल। जो सबसे पहले खेल रहा है, खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, जो गिल्ली होती है उसको, जो आपने होल किया है धरती के अंदर, जो छेद किया है उसके अंदर गिल्ली को रखता है, उसके अक्रॉस। ही और सी, और देन यूजेस द डंडा टू पुश द गिल्ली एज फार एज पॉसिबल, और डंडे का प्रयोग करके वो गिल्ली को जितना दूर हो सके उतनी दूर पुश करता है, उसको धकेलता है। इफ़ द ओपोनेंट कैचेज द गिल्ली, यदि जो ओपोनेंट है, मतलब जो दूसरा खिलाड़ी है, यदि वो उस गिल्ली को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, देन द प्लेयर इज आउट, तो जो खिलाड़ी होता है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अदरवाइज, नहीं तो द प्लेयर प्लेसेस द डंडा अक्रॉस द होल, अदरवाइज जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर जो खेल रहा होता है खिलाड़ी, वो क्या करता है, डंडे को होल के अक्रॉस रखता है, एंड और द ओपोनेंट हिट द डंडा विद द गिल्ली, और जो ओपोनेंट होता है, जो दूसरा खिलाड़ी होता है, वो क्या करता है, उस गिल्ली के द्वारा उस डंडे को हिट करता है।
इफ़ द गिल्ली हिट द डंडा, यदि गिल्ली से जो डंडा है वो गिल्ली को हिट कर जाता है, देन द प्लेयर इज आउट, तो जो खिलाड़ी है वो आउट हो जाता है। एंड नो पॉइंट्स आर स्कोर, और उसको एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। सेकेंड, इफ़ द गिल्ली डज नॉट हिट द डंडा, यदि जो गिल्ली है वो डंडे को हिट नहीं करते, मतलब उसको लगती नहीं उस डंडे को, द प्लेयर यूजेस द डंडा टू बाउंस एंड हिट द गिल्ली थ्राइस एंड ट्राइंग टू ड्राइव इट फार अवे। जब गिल्ली डंडे को हिट नहीं करती है तो जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो डंडे यूजेस द डंडा टू बाउंस, तो डंडे का प्रयोग करता है उस गिल्ली को उछालने के लिए, एंड हिट द गिल्ली थ्राइस, और जो गिल्ली होती है उसको 3 बार हिट करता है, 3 बार उसको मारता है। एंड ट्राइंग टू ड्राइव इट फार अवे, और फ्रॉम द होल, और जो होल होता है उससे जितना हो सके उतनी दूर ले जाने की कोशिश करता है। देन द प्लेयर वंस अगेन प्लेसेस द डंडा, और फिर से जो प्लेयर है वो फिर से डंडे को होल के पास रखता है, अक्रॉस द होल, एंड द ओपोनेंट हिट द डंडा विद द गिल्ली, और जो ओपोनेंट होता है, जो दूसरा खिलाड़ी होता है, वो फिर से गिल्ली के द्वारा डंडे को हिट करता है। इफ़ द गिल्ली हिट द डंडा, यदि जो गिल्ली है वो डंडे को हिट कर जाती है, लग जाती है, द प्लेयर इज आउट, तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। अदरवाइज, नहीं तो द प्लेयर गेट्स 1 पॉइंट, अदरवाइज जो प्लेयर होता है उसको 1 पॉइंट मिल जाता है। एंड द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द प्लेयर इज आउट, और ये जो पूरा प्रक्रिया, ये जो खेल रहा होता है, फिर से ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता रहता है अंटिल, जब तक द प्लेयर इज आउट, जब तक खिलाड़ी आउट नहीं होता है तब तक। द टीम विद द मोस्ट पॉइंट विन्स द गेम, जिस टीम को या फिर इंडिविजुअल अलग अलग खेल रहे तो उन सबको जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं वो ही उस गेम को जीत जाता है। स्कोरिंग इज़ डन इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से स्कोर लिए जाते हैं, मतलब कहीं पे कुछ अलग तरीका होता है, कहीं पे अलग तरीके से। नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी, आप उड़ाते भी होगे पतंग, तो उसके बारे में। बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स प्ले दिस गेम विद ग्रेट एंथुसियाज्म, बच्चे और बड़े लोग सभी जो होते हैं इस गेम को बहुत ही खुशी के साथ खेलते हैं। सेवरल काइट फ्लायर फ्लाई देयर काइट एट द सेम टाइम एंड इंगेज इन कटिंग ईच अदर काइट, कई जो पतंग उड़ाने वाले रहते हैं वो अपनी काइट को एक ही समय पर उड़ाते हैं और एक दूसरे की पतंग को काटने में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। दे ट्राई टू इंटेंगल द स्ट्रिंग ऑफ अनदर फ्लायर काइट विद देयर आर्म एंड ब्रेक ऑफ इट्स स्ट्रिंग, जो काइट पतंग उड़ाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पतंग के द्वारा, अपने धागे के द्वारा दूसरे जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं उनकी पतंग को काटते हैं, फंसाते हैं, एंड ब्रेक ऑफ इट्स स्ट्रिंग, और फिर उनके धागे को काट देते हैं। वैन ए काइट गेट कट्स द लूटर ऑन द ग्राउंड हैव ग्रेट फन ट्राइंग टू गेट एट इट्स फर्स्ट, जब एक पतंग कट जाती है तो जो लुटेरे होते हैं नीचे पतंग लूटने वाले, वो बहुत मजाक के साथ ही पतंग को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ए लोड डिपेंड ऑन द फ्लाइंग स्किल स्पेशली एट द टाइम व्हेन द काइट गेट एंटेंगल, जो पतंग उड़ाने का कौशल है, स्किल है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, स्पेशली विशेष तौर पर जब एट द टाइम उस समय, व्हेन द काइट गेट एंटेंगल, जब जो पतंग होते हैं वो आपस में फंस जाती हैं। द टाइप ऑफ स्ट्रिंग यूज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप किस तरह स्ट्रिंग की जो टाइप है, कि आप धागा है वो किस टाइप का ले रहे हो, ये भी एक महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है। काइट फ्लायर यूज स्ट्रिंग ट्रीटेड विद पाउडर ग्लास टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ कटिंग द अदर पर्सन काइट, जो काइट फ्लायर होते हैं, काइट फ्लायर वो दूसरे व्यक्ति की काइट को काटने के
चांस को, अवसरों को बढ़ाने के लिए अपनी जो पतंग का जो धागा होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसको पाउडर गिलास के साथ उपचारित होते उस धागे का प्रयोग करते हैं, ताकि जो वो दूसरे की पतंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा काट सके। इन इंडिया, भारत में काइट फ्लाइंग इज स्पेशली डन विद ग्रेट इंथेशियम ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। भारत में हर साल 15 अगस्त को जो पतंग, विशेष तौर पर 15 अगस्त को पतंगे बहुत ही खुशी के साथ उड़ाई जाती है। द स्काई इज़ फिल्ड विद ट्राई कलर काइट्स। जो आसमान है वो ट्राई कलर पतंगों से भर जाता है, क्योंकि हमारे जो फ्लैग है वो भी ट्राई कलर होता है ना, इसलिए जो पतंगे है वो ज़्यादातर ट्राई कलर की ही उड़ाई जाती है। एंड और इट इज़ ए सीन वर्थ वाचिंग, और यह जो सीन होता है, दृश्य, वो देखने लायक होता है। द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद द शॉट्स ऑफ काइट फ्लायर एंड लूटर्स, और जो पर्यावरण है वो पतंग उड़ाने वालों से और लुटेरों से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है बोट रेस, नाव की रेस। वल्लमकली और द स्नेक बोट रेस इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ओणम इन केरला। वल्लमकली और इसका दूसरा नाम क्या है, स्नेक बोट रेस। ठीक है, ये केरल में ओणम के त्यौहार पर एक जो मुख्य आकर्षित करने वाला भाग है वो क्या है, स्नेक बोट रेस। जो स्नेक बोट की जो रेस होती है वो, द इवेंट इज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यह जो इवेंट है, ये जो रेस होती है, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है टूरिस्ट को। इट इज़ हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस इन केरला। यह केरल के अलग अलग जगहों पर होती है। द मोर पॉपुलर वंस आर एट चंपकुलम लेक, रिवर पाम्बा एट अरणमुला एंड द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट अलाफुजा। यह जगह के नाम बताए गए कि जहाँ पे केरल में ये जो रेस है वो होती है, प्रसिद्ध है। ए टिपिकल स्नेक बोट इज अबाउट 100 फीट लॉन्ग। जो एक टिपिकल स्नेक बोट है वो कितनी लंबी होती है, 100 फीट लंबी होती है। द कर्ड एंड ऑफ द बोट इज शेप्ड लाइक ए कोबरा हुड। जो नाव का जो घुमावदार एंड होता है वो किसके जैसा होता है, कोबरा के हुड जैसा, कोबरे के मुंह जैसा होता है। इट इज़ दिस शेप, यह वो आकृति है, दैट गिव्स द बोट इट्स नेम, जो इस नाव को नाम देती है। तभी इसको स्नेक बोट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका जो कर्ड एंड होता है, जो घुमावदार एंड होता है, वो किसका बना हुआ होता है, कोबरा हुड के जैसा होता है। इट इज़ डेकोरेटेड विद ग्रीन एंड स्कारलेट सिल्क अम्ब्रेला। और ये जो नाव है वो हरे और लाल रंग के रेशमी अम्ब्रेलाओं से डेकोरेट होती है, सजी हुई होती है। द नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज अटैच टू ए बोट, एक नाव से जो नंबर ऑफ अम्ब्रेला है, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला अटैच होती है, वो सिग्निफाइज, वो दर्शाती है द एफ्लुएंस ऑफ द फैमिली टू विच इट बिलोंग, कि वो किस परिवार से संबंध रखते हैं, कितने समृद्ध परिवार से संबंध रखते हैं, इनके बारे में बताती है। गोल्ड कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड टैसल्स आर हंग फ्रॉम द अम्ब्रेला। सोने के सिक्के होते हैं, गहने, ऑर्नामेंट्स मीन गहने, और जो टैसल्स होते हैं ये अम्ब्रेला से लटकाए जाते हैं, अम्ब्रेला के चारों ओर। ईच बोट हैज़ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 150। जो हर एक नाव होती है उसके अंदर जो बैठने की क्षमता होती है कितनी होती है, 150 की, मतलब एक नाव में 150 लोग बैठ सकते हैं। नॉर्मली देयर आर 4 हेल्म्समैन, 25 सिंगर्स एंड 100 to 125 एक्चुअल ओर्समैन ऑन ईच बोट। हर नाव में 4 तो हेल्म्समैन मीन पतवार पकड़ने वाले, 25 सिंगर्स होते हैं, गाने वाले होते हैं, और 100 से 125 क्या होते हैं, ओर्समैन, खेने वाले होते हैं एक नाव के अंदर। ओवर 100 ओर्स मूविंग टुगेदर टू द राइम्स ऑफ ड्रम्स। करीब जो 100 ओर्स होते हैं, जो 100 जो खेने वाले होते हैं, वो ड्रम की धुन के साथ
इधर उधर एक साथ मिलकर घूमते रहते हैं। एंड द क्रश ऑफ साइम्बल इन ईच बोट इज ए साइट टू वॉच, और हर एक नाव में झांझ की दुर्घटनाग्रस्त होना एक देखने लायक दृश्य होता है उसमें। नेक्स्ट है रेसलिंग। रेसलिंग मीन कुश्ती। रेसलिंग इज एन असेंट इंडियन स्पोर्ट। जो रेसलिंग है वो प्राचीन भारतीय खेल स्पोर्ट है। इट इज़ डिपिक्टेड इन असेंट पेंटिंग एंड कार्विंग। यह जो प्राचीन जो पेंटिंग्स है और जो कार्विंग है, उत्कीर्णन है, उससे चित्रण किया गया है। एंड इज इवन मेंशन इन द महाभारत, और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। इन असेंट टाइम, प्राचीन समय में रेसलिंग कंपटीशन यूज टू टेक प्लेस बिटवीन किंगडम। प्राचीन समय में जो कुश्ती कंपटीशन होती थी वो राजाओं के द्वारा करवाई जाती थी, राजाओं के बीच में होती थी। चैंपियन रेसलर वर सेंट टू रेसलर। जो चैंपियन पहलवान होते थे उनको कुश्ती के लिए भेजा जाता था। द रेसलर हु फेल्ड हिज राइवल वॉन विक्ट्री फॉर हिज किंग। जो रेसलर, जो पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को, राइवल्स मीन प्रतिद्वंदी या फिर आपके प्रतियोगी भी कह सकते हो, उसको जो पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को गिरा देता है वो अपने राज्य के लिए जीत हासिल करता है, जीतता है उस अपने राज्य के लिए। तो 4 centuries रेसलिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर बॉडी बिल्डिंग। शताब्दी पूर्व जो रेसलिंग थी वो शरीर निर्माण के लिए अभ्यास किया जाता था कुश्ती का। द टेक्निक यूज इन रेसलिंग। जो रेसलिंग में जो तकनीक यूज होती थी वो बता रहे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर जो टेक्निक यूज होती है वो क्या होती है। दोज ऑफ फेलिंग द ओपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन आर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर स्ट्रेंथ। कि वो दोज ऑफ फेलिंग द ओपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, जो अपने प्रतिद्वंदी को अलग स्थिति में उसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। एंड और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़रूरत होती है ताकत की। ए रेसलर विंस। एक जो पहलवान है वो जीतता है वैन जब ही फेल्स द ओपोनेंट, जब वह अपने प्रतिद्वंदी को गिरा देता है। एंड फ्लैटेंस हिम ऑन हिज बैक, और उसके पीछे फ्लैट हो जाता है, लेट जाता है, उसको नीचे लिटा देता है। ए फॉलन ओपोनेंट जनरली लाइज फर्मली ऑन हिज स्टोमच एंड कैन डेफी द रेसलर ऑन द टॉप फॉर आवर्स। एक जो फॉलन ओपोनेंट्स है, जो मतलब गिरा हुआ प्रतिद्वंदी है, वो जनरली वो अपने पेट को मजबूती से पकड़ता है। एंड कैन डेफी द रेसलर, और जो पहलवान होते हैं उसको चुनौती देता है कुछ घंटों के लिए। फ्लैटनिंग सच एज ओपोनेंट रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। जो फ्लैटनिंग है, जो मतलब लेटा हुआ है, उस ओपोनेंट को, वो जो प्रतिद्वंदी है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ की, ताकत की और स्टेमिना की ज़रूरत होती है। रेसलर बिल्ड देयर बॉडीज़। जो पहलवान होते हैं वो अपनी बॉडी बनाते हैं बाय ईटिंग बटर, घी खाते हैं, मिल्क, दूध और आलमंड्स मतलब बादाम, ये सब खाकर। एंड और बाय डूइंग वेरियस एक्सरसाइज फॉर आवर एवरी डे, और हर रोज़ अलग अलग एक्सरसाइज, कई घंटों तक अलग अलग एक्सरसाइज करके अपने शरीर को बनाते हैं।